बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7 के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्रोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। क्रोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। क्रोजन का वर्ड जो है वो हम अपनी जनरल लाइफ में अक्सर यूज़ करते हैं। क्रोजन का मतलब क्या होता है कि जब किसी मेटल की सरफेस जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाए, दाग धब्बे लगने शुरू हो जाएं, तो हम उसको क्या कहते हैं कि उसकी सरफेस क्या होगी है, क्रूड होगी है। तो क्रूड से वर्ड निकला है क्रोजन। ठीक है, आज हम क्रोजन और रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे। क्रोजन इज़ अ स्लो एंड कंटिन्यूस ईटिंग अवे ऑफ मेटल बाय सराउंडिंग मीडियम। आमतौर पे हमने ये वर्ड जो है जनरल लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं। बारिश में अगर कोई मेटल हमारी पड़ी हुई है, या बारिश में हमारा बाइक खड़ा हुआ है, या बारिश में कोई भी ऐसी मटेरियल चीज़ पड़ी हुई है, तो कुछ दिनों के बाद तकरीबन 1-2 महीने गुजरने के बाद उसको आहिस्ता आहिस्ता जंग लगना शुरू हो जाता है। तो वो प्रोसेस जो है वो इंशाल्लाह आज हम इसमें डिस्कस करेंगे कि वो लोहे या मेटल को जंग कैसे लग रहा है, उसका क्या प्रोसेस है, उसके पीछे क्या केमिस्ट्री है। तो वो केमिस्ट्री आज इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे अपने टॉपिक में। पहले क्रोजन को देख लेते हैं। क्रोजन इज अ स्लो एंड कंटिन्यूस हीटिंग वे ऑफ मेटल बाय सराउंडिंग मीडियम। अच्छा, वो कह रहा है कि स्लो एंड कंटिन्यूस हीटिंग अवे ऑफ मेटल, मेटल की सरफेस का आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होना और मुसलसल ख़राब होना बाय सराउंडिंग मीडियम, इर्द गिर्द के माहौल की वजह से किसी भी मेटल की सरफेस का आहिस्ता आहिस्ता लंबे अरसे तक ख़राब होना क्या कहलाता है, क्रोजन कहलाता है। अब सराउंडिंग मीडियम से क्या मुराद है? सराउंडिंग मीडियम से मुराद है वाटर वेपर्स एंड मॉइस्ट एयर। जो हमारे पास नमी वाली हवा होती है उसके अंदर वाटर वेपर्स होते हैं और उसके अंदर ऑक्सीजन होती है, जिसकी वजह से हमारी मेटल जो है उसकी सरफेस ख़राब होना शुरू हो जाती है। ये क्रोजन का वर्ड जो है ये हम कलेक्टिवली तमाम मेटल के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, क्रोजन जो है वो किसी भी मेटल को हो सकती है, आयरन को, एल्युमिनियम को, स्टील को, किसी भी मेटल के लिए हम क्रोजन का वर्ड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और इसमें कौन से रिएक्शन होंगे? इसमें रिडॉक्स रिएक्शन होंगे। रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में हमने इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ा है। रिडॉक्स ऐसा रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी होती है और ऑक्सीडेशन भी होती है, उसको हम क्या कह लेते हैं जी? रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे नाम से ही हमें पता लग रहा है कि ये नाम जो है ये दो चीज़ों का कम्बिनेशन है। रेड ऑक्स, रेड वर्ड निकला है रिडक्शन से, ऑक्स वर्ड निकला है ऑक्सीडेशन से। तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की कम्बिनेशन फॉर्म है जिसको हम क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। तो क्रोजन में रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं। आगे हम इसकी एग्जांपल पढ़ते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। ये रस्टिंग ऑफ आयरन बेसिकली क्रोजन की एक एग्जांपल है। रस्टिंग ऑफ आयरन मीन लोहे को जंग लगना। अब लोहे को जंग कैसे लगता है? अमूमन आपने देखा होगा जनरल लाइफ में कोई मेटल पड़ा हुआ है, कुछ अरसे बाद अगर वो बाहर बारिश में पड़ा हुआ है, अगर उसकी हम हिफाजत नहीं कर रहे तो कुछ अरसे बाद उसको जंग लगना शुरू हो जाता है। वो प्रोसेस कैसे होता है, उसके पीछे क्या केमिस्ट्री है, उसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जंग जो है, रस्टिंग, इसका फार्मूला क्या होता है? Fe2O3.NH2O। ये रस्ट का फार्मूला है जंग का। इसको क्या पढ़ते हैं? हाइड्रेटेड। H2O मीन हाइड्रेटेड, Fe किसका सिंबल है? आयरन का, और O मीन ऑक्साइड। हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। ठीक है, ये हमारे पास आयरन ऑक्साइड है और वाटर को हम हाइड्रेटेड भी पढ़ सकते हैं। तो रस्ट का फार्मूला क्या बनेगा? हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। एन का मतलब नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। तो यहाँ से रस्टिंग की डेफिनेशन भी बन सकती है कि किसी भी सरफेस के ऊपर या आयरन के ऊपर जब हमारे पास हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड की सरफेस यानी उसकी तय ऊपर जमना शुरू हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, समझ लगी है कि जब भी आयरन की सरफेस के ऊपर हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड की लेयर बनना शुरू हो जाती है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, यहाँ पे एक और डेफिनेशन बुक में लिखी है, क्रोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। कि हमारे पास जो
क्रोजन है आयरन की क्रोजन। अगर हम क्रोजन हमने पहले पढ़ा है, स्लो एंड कंटिन्यूस हीटिंग अवे ऑफ मेटल बाय सराउंडिंग मीडियम। तो अगर हम आयरन की स्पेसिफिक बात कर रहे हैं कि आयरन को की सरफेस का करोड होना क्या कहलाता है, रस्टिंग कहलाता है। ठीक है। आगे इसके स्टेप के बारे में बच्चे इसको बहुत मुश्किल तरीके से याद करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसके अंदर केमिकल रिएक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा हैं। तो स्टूडेंट्स जो हैं वो बेसिकली केमिकल रिएक्शन से बहुत भागते हैं। तो इसको मैंने सिंपल वे में इंशाल्लाह डिफाइन करना है। मैंने इसके स्टेप बना लिए। अब पहला स्टेप क्या है, पहले स्टेप में हम इसकी कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारे पास रस्टिंग है उसके लिए किन किन कंडीशंस का होना ज़रूरी है, क्या क्या वो कंडीशंस हैं जो रस्टिंग के लिए एप्लीकेबल हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंडीशंस। कंडीशन में हमारे पास आ जाती है मॉइस्ट एयर। मॉइस्ट एयर, मॉइस्ट का मतलब होता है नमी, ठीक है, और एयर यानी हवा। इन्वेलप ऑफ डिफरेंट गैसेज इज कॉल्ड एयर। तो मॉइस्ट एयर नमी वाली हवा जिसके अंदर वाटर वेपर्स मौजूद होते हैं। तो कंडीशंस इसके लिए ये हैं कि आयरन को तभी जंग लगेगा जब मॉइस्ट एयर होगी, यानी ऐसी हवा मौजूद हो जिसके अंदर ऑक्सीजन भी हो और वाटर वेपर्स भी हो। ठीक है, ऑक्सीजन भी हो और वाटर, यहाँ पे आप फार्मूले में भी देख सकते हैं ना, ऑक्सीजन, वाटर वेपर्स और आयरन, ये तीन चीज़ें मौजूद होंगी तो तभी तो आयरन को जो है वो जंग लगना शुरू होगा। अगर इन तीनों चीज़ों में से एक भी मिसिंग है तो आयरन को जंग नहीं। तो मॉइस्ट एयर मीन ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर्स, ये दो कंडीशंस हैं इसकी, तीन। और तीसरे नंबर पे आयरन की शीट का होना ज़रूरी है। अगर हमारे पास खाली ऑक्सीजन है और वाटर वेपर्स मौजूद नहीं है तब भी लोहे को जंग नहीं लगता। अगर हमारे पास ऑक्सीजन है और वाटर वेपर नहीं है तब भी लोहे को जंग नहीं लगता। इन तीनों चीज़ों का होना ज़रूरी है, क्योंकि फार्मूले में ये तीनों चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। आगे इसकी प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, स्टेप्स के बारे में बात करते हैं कि किन किन प्रोसेस से रस्टिंग का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन की बात करते हैं। हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दो किस्म के रिएक्शन पढ़े हैं। ऑक्सीडेशन मीन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन मीन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन कहाँ पे है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक आयरन की शीट है, ये मैंने डायग्राम बनाई है, आयरन की शीट है। तो हमें कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे जंग का अमल कहाँ से शुरू हो रहा है, इसमें एनोडिक रीजन कौन सा है, इसमें कैथोडिक रीजन कौन सा है। तो आइए हम इसके बारे में बात करते हैं डिटेल से। स्टेन्स एंड डेंट्स, स्टेन का मतलब होता है दाग धब्बे, एंड डेंट्स, डेंट का आपको पता है जब किसी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो उसकी डेंट पड़ जाते हैं, यानी वो उस जगह से गाड़ी का वो पार्ट जो है वो अंदर चला जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डेंट। स्टेन एंड डेंट कॉज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, आयरन की शीट है, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि यहाँ पे स्टेन्स और डेंट्स हैं, स्टेन्स एंड डेंट्स, यानी यहाँ से आयरन की शीट पे डेंट पड़ गया किसी भी तरह से। अब यहाँ पे क्या होगा, जब स्टेन्स और डेंट पड़ेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन का अमल स्टार्ट हो जाएगा। कैसे, क्योंकि ये आयरन की बात करें ना, आयरन की शीट है तो इसमें आयरन के ही एटम होंगे। तो यहाँ से क्या होगा, आयरन अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। आयरन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन लूज। एक आयरन का एटम है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, यानी 2 आयरन के एटम मिलके 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर दिस रीजन इज कॉल्ड एनोडिक रीजन एंड हेयर ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी और इसको हम एनोडिक रीजन का नाम देंगे। अब ये यहाँ पे क्या होगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं ये इस आयरन शीट के अंदर स्प्रेड हो जाएंगे, यानी फैल जाएंगे, इधर उधर फ्रीली मूव करने लग जाएंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन उस जगह पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे उनको ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा मिल रही है, यानी मैं कहता हूँ ऑक्सीजन थ्रू आउट हर जगह से आ रही है, ठीक है, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, हर जगह से ऑक्सीजन मिल रही है इस आयरन की शीट को। लेकिन मैं कहता हूँ यहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कुछ ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाके क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे और यहाँ पे रिडक्शन होगी। इस हम हिस्से को क्या कहेंगे, कैथोडिक रीजन कहेंगे। क्या कहेंगे, कैथोडिक रीजन। दोबारा सुने कि ये इलेक्ट्रॉन जो लूज होंगे ये फ्रीली मूव करने लग जाएंगे, ये उस जगह पे पहुंच जाएंगे जहां से उनको ऑक्सीजन की सप्लाई क्या मिल रही है, ज़्यादा मिल रही है। तो यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन जाके क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, रिडक्शन होगी वहाँ पे।
फ्री इलेक्ट्रॉन मूव्स इन द शीट, फ्री इलेक्ट्रॉन शीट के अंदर फ्रीली मूव करने लग जाएंगे। रिड्यूस वेयर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हाई, ये उस जगह पे जाके रिड्यूस हो जाएंगे जहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन रिड्यूस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रिडक्शन होगी, रिडक्शन का प्रोसेस होगा। वो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन आयन की मौजूदगी में क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। इसका मतलब है यहाँ पे क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जो हवा से हमें मिल रहे हैं, ये वो 4 इलेक्ट्रॉन जिनकी मैंने अभी बात की है जो यहाँ से लूज हुए हैं एनोडिक रीजन से, और ये हाइड्रोजन के आयन, ये तीनों हाइड्रोजन के आयन कहाँ से आए हैं इसके बारे में भी हम पढ़ते हैं। ये तीनों चीज़ें मिलकर क्या बना रही हैं, वाटर के मॉलिक्यूल बना रही हैं। अब ये रिएक्शन कैसे हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास 4 हाइड्रोजन के आयन हैं, 1 2 3, और हमारे पास क्या है, 4 हाइड्रोजन के आयन। पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या इसका मतलब है पॉजिटिव चार्ज का, कि इनके अंदर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो 4 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, एक इसको मिल गया, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, और एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को मिल गया। पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, डेफिशिएंसी खत्म होगी। अब इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 हाइड्रोजन के एटम है। तो हमारे पास ऑक्सीजन की अगर हम बात करते हैं, ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 इसके अंदर लोन पेयर होते हैं और 2 इसके अंदर जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन जो है ये यहाँ से इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, और ये वाला इस इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा। ये देखें ना, ऑक्सीजन है O2, इस तरह से ये जुड़ा हुआ है, ये बॉन्ड इनका ब्रेक हो जाएगा एक, और ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक ये अपना इलेक्ट्रॉन, ये वाला भी अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा ऑक्सीजन, ये वाला भी अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, वापस ले लेगा। सेम इज द केस, यहाँ पे भी वही केस है कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटम है हमारे पास, 1 2 3 4, बैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है और 2 लॉन पेयर हैं। ये हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा, एक इसके साथ, ये हमारे पास क्या बन जाएंगे, 2 वाटर के मॉलिक्यूल। तो ये 2 वाटर के मॉलिक्यूल बन जाएंगे, ठीक है। ये तो रिएक्शन हो रहा है हमारे पास किधर, कैथोड के ऊपर, ये रिएक्शन हो रहा है। रिडक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, हाइड्रोजन आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड। अब ये हाइड्रोजन आयन कहाँ से आए, ये ऑक्सीजन तो हमें पता है एयर से आ रही है, इलेक्ट्रॉन का भी पता है कि आयरन ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, वो इलेक्ट्रॉन कैथोड पे जाके जमा हो गए, लेकिन हमें क्या पता हाइड्रोजन आयन कहाँ से आ रहे हैं। तो हाइड्रोजन आयन जो है वो बेसिकली कार्बोनिक एसिड से आएंगे। कार्बोनिक एसिड कहाँ से आता है, आपको पता है कि वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी डिजॉल्व है, ऊपर से एयर से भी उसको कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है वाटर को, तो ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर क्या बनाते हैं, ये कार्बोनिक एसिड बनाते हैं, H2CO3। अब कार्बोनिक एसिड जब डिसोसिएट होता है, जब वो आयोनाइज होता है, तो वो हाइड्रोजन आयन बना देगा और कार्बोनेट आयन। ये हाइड्रोजन आयन जो हैं यहाँ से इसको मिलेंगे हाइड्रोजन आयन रिडक्शन प्रोसेस में, कैथोडिक रीजन पे ये वाले हाइड्रोजन आयन आएंगे। और ये सवाल आ सकता है कि हाइड्रोजन आयन कहाँ से मिल रहे हैं रिडक्शन प्रोसेस में, आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन में, तो आप क्या बताओगे, हाइड्रोजन आयन जो है वो कार्बोनिक एसिड से मिल। कार्बोनिक एसिड कैसे बन रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और वो कार्बोनिक एसिड बना रहे हैं। और कार्बोनिक एसिड जब डिसोसिएट होगा, जब आयोनाइज होगा, तो वो हाइड्रोजन आयन और कार्बोनेट आयन है। यहाँ तक क्लियर। अब हम रिडॉक्स रिएक्शन देखते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन ओवरऑल क्या है जी, हमारे पास ये आयरन, यहाँ पे मैंने आयरन के एटम लिख दिए, ऑक्सीजन, जहाँ पे मैंने ऑक्सीजन लिख दिया, यहाँ पे रिएक्टेंट इस साइड भी लिखेंगे, प्रोडक्ट उधर लिखेंगे, और ये 4 इलेक्ट्रॉन, सॉरी ये हाइड्रोजन आयन मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ये तीनों चीज़ें मिलकर क्या बना रही हैं, हमारे पास 2 चीज़ें बन रही हैं। एक तो हमारे पास ये आयरन के आयन बन रहे हैं, ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या कर रहे हैं, वाटर के मॉलिक्यूल बन रहे हैं। तो ये हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन है। लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास रस्टिंग का फार्मूला नहीं आया, अभी तक रस्ट नहीं बना। रिडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन हमारे पास अभी रस्ट नहीं बन रहा। रस्ट कैसे बनेगा, अच्छा यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन क्या हो जाएगा, कंप्लीट। अब देख लें, मैंने ये स्टेप वाइज लिखा है, बुक में पूरी थ्योरी लिखी है, आपको याद करना आसान होगा। आप स्टेप बना लो, पहले कंडीशंस लिख लो,
फिर आप रस्टिंग प्रोसेस में पहले ऑक्सीडेशन स्टेप नंबर 2, रिडक्शन स्टेप नंबर 3 और फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड स्टेप नंबर 4 और 5 आप क्या लिख लो, रिडॉक्स रिएक्शन। और प्रोसेस नंबर 6 क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ, इसको मैं नाम देता हूँ फॉर्मेशन ऑफ रस्ट, फॉर्मेशन ऑफ रस्ट। तो ये 6 प्रोसेस में हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे अगर आप बुक सामने रख के रट्टा लगाने लग जाओगे तो आपको बिल्कुल नहीं ये याद हो। कोशिश किया करें कि लॉन्ग क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग बनाएं, तो उससे क्या होता है, नंबर कटने के चांसेस जो हैं वो कम होते हैं। अच्छा, हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट हो गया, लेकिन हमारा रस्ट अभी भी नहीं बना। तो रस्ट कैसे बनेगा, हमारे पास ये जो आयरन के, ये जो हमारे पास आयरन के आयंस हैं, ये क्या करेंगे, ये स्प्रेड हो जाएंगे इस पूरी शीट के ऊपर। ये आयरन के आयन क्या करेंगे, फैल जाएंगे। ठीक है, आयरन के आयन फैल जाएंगे। ऊपर से इनको एटमॉस्फेयर से क्या मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रही है। इधर से ये आयरन के आयंस हैं, इनको फेरिक आयंस भी पढ़ते हैं। ऊपर से ऑक्सीजन मिल रही है और साथ ही साथ ये जो वाटर है इसके ऊपर लेयर, आपको पता है कि आयरन की शीट पड़ी हो तो उसके ऊपर वाटर की लेयर होती है, हमें नज़र आ जाती है वाटर की लेयर। तो ये वाटर की लेयर है। तो आयरन के आयन जो कि फ्री मूव कर रहे हैं, ऑक्सीजन का हाफ मॉलिक्यूल, 1/2 का मतलब होता है हाफ मॉलिक्यूल। अब ऑक्सीजन का हाफ मॉलिक्यूल और ये आयरन के आयंस और ये वाटर के मॉलिक्यूल, तीनों चीज़ें मिलकर क्या बना रही हैं, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। एन का मतलब क्या है, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कितने मॉलिक्यूल इसमें वाटर के ऐड होंगे। तो ये हमारे पास क्या बना रहे हैं, ये हमारे पास ये हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, जिसको हम क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। और ये हमारे पास यहाँ से रस्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा। और इस रस्ट का फार्मूला क्या है, Fe2O3.NH2O। अच्छा, अब वो कह रहा है कि क्या कह रहा है कि रस्ट की जो लेयर बनती है वो पोरस होती है, यानी इसके अंदर सुराख होते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर सुराख हैं तो वो ऑक्सीजन को भी अब्जॉर्व करता रहेगा एयर से और वाटर को भी अब्जॉर्व करता रहेगा। इसका मतलब है कि एक दफ़ा अगर रस्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो उसको रोकना जो है वो बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये चलता ही रहेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक पूरी आयरन की शीट को ये ख़राब नहीं कर देता। पूरी आयरन की शीट को, अभी तो मैंने यहाँ बताया ना कि यहाँ पे रस्ट लग रहा है, तो ये प्रोसेस चलता रहेगा कब तक, जब तक पूरी आयरन की शीट को ये रस्ट नहीं कर देता। तो ये इसके पीछे केमिस्ट्री है। लॉन्ग क्वेश्चन इंतहाई इंपॉर्टेंट जो है पेपर में आता है। इसमें वो सवाल शार्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्रोजन एंड रस्टिंग, या वो पूछ लेगा कि राइट द ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन रस्टिंग ऑफ आयरन, राइट द रिडक्शन रिएक्शन टेकिंग प्लेस ऑन रस्टिंग ऑफ आयरन, या वो पूछ लेता है कि हाउ कार्बोनिक एसिड इज प्रोड्यूस, या वो पूछ लेगा कि फ्रॉम वेयर हाइड्रोजन आयन कम्स इन द रस्टिंग ऑफ आयरन। इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो भी पेपर में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद वो रस्टिंग का फार्मूला पूछ सकते हैं। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। होप सो आपको समझ में आया होगा लेक्चर। मज़ीद हमारी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।